नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उद्योग मंत्री लाखनलाल दिवांगन बालको नगर स्थित अनुभव भवन में वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के 18वें स्थापना दिवस के मौके पर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस समाज में बुजुर्गों का सम्मान होता है वही समाज तरक्की करता है। उनके प्रति आदर भाव जगाकर हम अपनी सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। बुजुर्गों का सम्मान ही हमारी संस्कृति का परिचायक है। बच्चों के लिए पहले गुरु उनके माता पिता ही होते हैं, वही दादा दादी और नाना नानी बच्चों में संस्कार की सीख देते हैं। ये तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर बुजुर्गों का सम्मान संस्कृति का परिचायक है। मंत्री का ये बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि समाज में बुजुर्गों का सम्मान बेहद जरूरी है। बता दें, उद्योग मंत्री लखनलाल दिवांगन बालको नगर स्थित अनुभव भवन में वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के 18वें स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस समाज में बुजुर्गों का सम्मान होता है वही समाज तरक्की करता है। उनके प्रति जो है आदर भाव जगाकर हमें सभ्यता और संस्कृति की भाव होनी चाहिए। को दिखा रहे जहां मंत्री का लगातार बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बुजुर्गों की तारीफ की है और इसी के साथ साथ तमाम बातों का भी जिक्र किया है। तो ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां पर और वही आगे बढ़ते हैं, जहां पर पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने खुद के खिलाफ दर्ज एफआईआर को एक साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि नौकरी लगाने के नाम पर पैसा लेने के आरोपी शिक्षक की आत्महत्या मामले में मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराना साजिश है। उन्होंने इस संबंध में दस्तावेज जारी कर मामले का खुलासा किया है, जिसके अनुसार 14 अगस्त को शिक्षक देवेंद्र कुमार कुमेटी ने थाना प्रभारी डोंडी को आवेदन किया था, जिसमें लोगों से पैसा लेना कबूल करते हुए उनके साथ शामिल लोगों के नाम बताए गए हैं। मोहम्मद अकबर ने बताया कि कमेटी के द्वारा दिया गया आवेदन को सरकार छुपा रही है। एक बयान में पूर्व मंत्री ने कहा है कि 6 लोगों के नाम पर थाना प्रभारी डोंडी को एक आवेदन देकर शिकायत की थी और शिक्षक देवेंद्र कुमार कमेटी ने उन लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर 9 जुलाई 2022 को पैसा ले लिया है। नौकरी के पूर्व साक्षात्कार के नाम पर उन लोगों को निजी होटल में बुलाया गया था। आत्महत्या पश्चात मृतक के द्वारा लिखे गए कथित पत्र के आधार पर अपने खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एफआईआर दर्ज किए जाने पर पूर्व वन मंत्री ने सवाल उठाया है। यहां पर एक एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा पैसा देना और कुछ लोगों के द्वारा पैसा लेना वन विभाग में और पुलिस विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर एफआईआर हुआ है। उसमें अन्य लोगों के साथ मेरा भी नाम शामिल किया गया है। इस मामले में मेरा ये कहना है कि ये जो भी आरोप मुझ पर लगाए गए हैं, मैं ना पैसा देने वाले को जानता हूं, ना मैं पैसा लेने वाले को जानता हूं। सारे आरोप बेबुनियाद हैं और झूठे हैं और मैं पूरे आरोपों का खंडन करता हूं। जहां तक नौकरी लगाने वाली बात है, जिन्होंने आत्महत्या किया है देवेंद्र ठाकुर, इनके विरुद्ध 6-7 लोगों ने डोंडी थाना में 14/8/2024 को एक लिखित शिकायत दर्ज की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये देवेंद्र ठाकुर जो हैं उनसे पैसा लिए थे नौकरी लगाने के नाम पर, और इनके साथ में कोई हरेंद्र नेताम और मदार खान, ये लोग साथ मिलकर नौकरी लगाने का आश्वासन दिए थे और हम लोगों ने इनको पैसा दिया है। और वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन पर आदर्श विद्यालय मोवा रायपुर में नशा मुक्ति कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक पुरंदर मिश्रा, कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सिंह और वही विशिष्ट अतिथि संस्था अध्यक्ष विनोद पिल्लई, विशिष्ट अतिथि काउंसिलर व बी शैलजा उपस्थित रहे। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने विद्यार्थियों को निजात कार्यक्रम के उद्देश्य को बताते हुए नशा से होने वाले दुष्परिणामों को, अपराधों की जानकारी दी और इसी के साथ उन्होंने विद्यार्थियों को नशा से दूर रहकर उचित शिक्षा प्राप्त कर और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन दिए।
और वहीं रायपुर में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने रेड क्रॉस सभा कक्ष में आयोजित जनदर्शन में आम नागरिकों की समस्याओं को सुना। कलेक्टर ने आम नागरिकों की समस्या का निराकरण करने का भी निर्देश दिया। इस दौरान अनेकों आवेदन प्राप्त हुए। उन्होंने प्राप्त आवेदनों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने मठ पुरैना निवासी भानुमति पठारी को श्रम कार्ड बनाकर रय योजना का लाभ दिलाने का निर्देश दिया। इसी के साथ आपको बता दें कि पठारी के पति की 8 महीने पहले मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अपने 2 बच्चों को पालन पोषण से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ उनके पति के पास न तो आवास और न ही किसी प्रकार की संपत्ति थी और इसलिए उनको रहने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही घर वाले किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर रहे हैं। कलेक्टर ने भानुमति पठारी को सहायता देने का आश्वासन देते हुए संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहां अनाज होना तो हर घर में स्वाभाविक है, लेकिन दाल, चावल, आलू, प्याज, मसाले ये सारी दैनिक उपयोगी चीजें हर घर में मिल जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि इन सामानों की आवक बाहर से छत्तीसगढ़ तक कैसे होती है और आपके नजदीकी दुकानों से होते हुए आपके घर तक कैसे पहुंचती है? तो आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में अनाज मंडी में किस तरीके से काम होते हैं, किन किन राज्यों से अनाज छत्तीसगढ़ तक लाए जाते हैं और इसके अलावा दाम कैसे तय होते हैं और प्रदेश के सबसे बड़े अनाज मंडी में सामान की आवक और रखरखाव किस तरीके से होती है। हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और दुकानदारों से बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अनाज मंडी डूमरतरई अनाज मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं और आज हम जानेंगे कि किस तरीके से जो है अनाज यहाँ पर पहुँचता है। यहाँ तक पहुँचने के बाद यहाँ से वो लोग सप्लाई कैसे करते हैं, आगे छोटे जो दुकान है वहां तक सामान कैसे पहुँचता है और आपके घरों तक ये जो सामान है, मिर्च मसाले हो या फिर किसी भी तरीके के अनाज है, वो कैसे पहुँचते हैं। आज यही जानने के लिए अब हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हम जानेंगे, यहाँ के अध्यक्ष से भी बातचीत करेंगे और साथ ही साथ कुछ दुकानदारों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके के काम अनाज मंडी में होते हैं और जो सामान की खरीदी और बिक्री किस तरीके से होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह मार्केट विभिन्न प्रकार की तकलीफों से जूझ कर यहाँ तक के पहुंचा है और अभी छत्तीसगढ़ के सफलतम मार्केटों में एक है। कब से ये संचालित किया जा रहा है ये मार्केट? ये करीबन 8-10 साल हो गए जी। और सामान कहाँ से आप लोग मंगाते हैं? ये हम लोग तो जैसे चिल्लर वाले हैं तो यहीं आजू बाजू से इसी मार्केट में सब उपलब्ध है। बाकी जो थोक वाले हैं वो बाहर से हिंदुस्तान के किसी कोने से भी मंगा लेते हैं। कस्टमर्स से कैसे संपर्क करते हैं जो बाहर सामान जो खरीदते हैं? वो हमारा तो कोई मतलब नहीं, चिल्लर वाले हैं तो हमको कस्टमर से कैसे संपर्क करने, वो यहीं आ जाते हैं। ये जो मार्केट है ये तो विगत पिछले 8-9 साल से संचालित हो रही है। मुझे यहाँ सिर्फ 1 से 1.5 साल हुआ है अभी। और ये मार्केट तो अभी मान के चलिए आप, कोरोना के काल के बाद से ये मार्केट काफी अच्छा रिकवर किया है। उसके पहले इस मार्केट में बहुत ज्यादा व्यापार नहीं होता था, लेकिन कोरोना के बाद से वहाँ का व्यापार बहुत अच्छा है। कैसे व्यापार होता है यहाँ? कैसे कहाँ से सामान? मैडम देखिए, सामान तो यहाँ पूरे देश के हर हिस्से से आते हैं, लेकिन जो हम बेचते हैं मोस्टली यहाँ पे रूरल एरिया, गांव देहात के एरिया जो हैं, वहाँ से कस्टमर ज्यादा आते हैं हमारे पास और वहाँ हम लोग सामान यहाँ से भेजते हैं। उनकी गाड़ियाँ आती हैं, लोडिंग अनलोडिंग दिन भर यहीं चलता है। क्योंकि कृषि प्रधान देश है, धान की खेती यहाँ सबसे ज्यादा होती है, तो क्या चावल वगैरह के लिए बाहर आप लोग को जाना पड़ता है या यहीं से खरीदते हैं? देखिए मैडम, मेरा व्यवसाय तो चावल का नहीं है, मेरा व्यवसाय किचन नॉवेल्टी का है। यहाँ ट्रांसपोर्ट के थ्रू सप्लाई होती है, यहाँ लोकल परचेजिंग भी होती है और बाहर से भी आता है, दिल्ली वगैरह से। हाँ, जो छोटे मोटे सामान है वो सब क्या लोकल भी मिलते हैं या फिर बाहर से ही आप लोग? नहीं, छोटे मोटे सामान लोकल भी मिलते हैं, बाहर से भी आते हैं, दोनों परचेजिंग है। जनरली माल हमारा छत्तीसगढ़ से ही आता है। तेल सोयाबीन ऑयल नांदगांव से, एबीस वालों से आता है और बिलासपुर से आता है। यहीं छत्तीसगढ़ से ही माल ज्यादा आता है। शक्कर वगैरह कभी बाई चांस महाराष्ट्र से आते हैं तो लोकल ही लेते हैं और सप्लाई वहीं आसपास के एरिया में ही करते हैं। लोकल माल हम लोग सेल करते हैं यहाँ पे। क्या बाहर से भी सामान आते हैं और यहाँ पर कितनी पैदावार है? यहाँ शक्कर का कारखाना है कवर्धा में,
और टोटल सप्लाई छत्तीसगढ़ में लगभग होती है। और तेलों में तो यहाँ छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है, तो राइस ब्रान का उत्पादन भी यहीं से होता है। मैम कितने सालों से व्यापार कर रहे हैं? मैडम हमको 25 से 30 साल हो गया व्यापार करते हैं, यहाँ जब से मार्केट आई है तब से। और वहीं राजधानी रायपुर में बढ़ रहे लगातार अपराध और महिलाओं के प्रति बढ़ रहे लगातार अत्याचार को लेकर उसे रोकने के विरोध में आज महिला कांग्रेस बड़ी संख्या में सीएम हाउस घेराव करने के लिए निकली। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पीसीसी चीफ दीपक बैच के साथ ही सांसद ज्योत्सना महंत उपस्थित हुई। बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लगातार छत्तीसगढ़ में अपराध हो रहे हैं और अपराधियों को संरक्षण देने का काम सरकार कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। बघेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज महिला कांग्रेस का बृहद प्रदर्शन हुआ और इसी कड़ी में आज जानेंगे कि क्या कुछ विशेष सर प्रदर्शन रहा, कैसा प्रदर्शन? देखिए, भारी बारिश के बावजूद भी हजारों महिलाएं इस प्रदर्शन में शामिल हुई। इस बात का परिचायक है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है, खासकर महिलाएं विष्णु के सरकार में सुरक्षित नहीं है। सर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वो लोग उनकी सरकार में 8 महीने की सरकार में जो आपकी सरकार में जिस तरीके से अपराध बढ़ा था वो अभी उन लोगों ने कम किया है। ये आंकड़ेबाजी बात छोड़िए, सवाल इस बात का है कि डीपीएस स्कूल में एफआईआर लेने में आपको 2.5 महीने क्यों लगा? केस काल में सामूहिक बलात्कार हो जाता है और एफआईआर लेने में 20 दिन क्यों लगा? रायपुर राजधानी में बलात्कार हो जाता है, एफआईआर लेने में देर क्यों हो रही है? सवाल इस बात का है, उनको न्याय, पीड़िता को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? आज बृहद प्रदर्शन हुआ महिला कांग्रेस लगातार। देखिए, जहां अत्याचार होगा, लोगों के साथ अन्याय होगा, कांग्रेस पार्टी लड़ती हुई दिखाई देगी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो बता रहे थे कि किस तरीके से आगे भी प्रदर्शन उनका जारी रहेगा। लगातार वो लोग प्रदर्शन करते रहेंगे और जब तक अपराध कम नहीं हो जाते। और छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराधों के विरोध में आज लगातार भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही और ये वृहद प्रदर्शन आज देखने को मिला। कैमरामैन नरेश के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज रायपुर। और वहीं छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे लगातार अपराध और महिलाओं के प्रति अत्याचार के विरोध में आज महिला कांग्रेस ने बड़ी संख्या में राजधानी रायपुर में सीएम हाउस का घेराव करने पहुंची। आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में महिला कार्यकर्ता सीएम हाउस घेरने के लिए निकली। इस दौरान कई प्रकार की झूमाझटकी भी देखने को मिली और पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और लगातार बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ी। इस दौरान सांसद ज्योत्सना महंत ने खास चर्चा की और उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो हमारे प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेंगे। वहीं सांसद ज्योत्सना महंत से खास बातचीत की हमारी संवाददाता छाया जायसवाल ने। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रदर्शन करने के लिए पहुंची है और सीएम हाउस का घेराव करने पहुंची थी और इसी कड़ी में ज्योत्सना महंत जी हमारे साथ मौजूद है और जानेंगे कि क्या कुछ वो लोग यहां पर करने पहुंचे थे। जी मैम, बताइए कि यहाँ पर आप लोग प्रदर्शन करने भारी संख्या में मौजूद रही, क्या कुछ आप लोग को यहाँ पर से मिला? ये हम लोगों ने महिला का सशक्तिकरण का एक संदेश दिया है इस राज्य के मुख्यमंत्री को कि जब से वो बने हैं तब से यहाँ पर सिवाय महिलाओं पर अत्याचार के, चोरियां बढ़ने से, हत्याएं बढ़ने से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खसक चुका है उनके हाथों से। पहले जब हमारी सरकार थी इतना नहीं था। आखिर वो जवाब क्यों नहीं दे रहे? आखिर वो सामने आके बोल क्यों नहीं रहे? जब महिला की सुरक्षा नहीं कर सकते तो हमारे राज्य की क्या सुरक्षा करेंगे? क्या कुछ आगे आप लोगों को अभी आश्वासन कुछ मिला है क्या यहाँ पर से, जिसकी वजह से ये अभी समाप्त होने की कगार? देखिए, आप भी महिलाएं, आपको भी लगता है और देख रही हैं, यदि हमें कुछ मिलता या कुछ कमी होती तो समझ में आता। यहाँ तो लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे रायपुर का बस स्टैंड हो, चाहे किसी गांव में हो, चाहे बिलासपुर हो। ये तो बिल्कुल तब क्या बताएं कि चौथे नंबर पे आ गया है और इस राज्य में महिला ही सुरक्षित नहीं है। बीजेपी लगातार कार्यक्रम करवा रही है महिलाओं के लिए, तीज उत्सव, कई तरीके के कार्यक्रम कर रही है, लेकिन महिलाओं के प्रति जो अत्याचार है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस पर क्या? देखिए, पहले तो नहीं होता था। हमारी सरकार ने तीज भी मनाया, सभी कुछ मनाया, तीजा पौरा बनाई, उसी को देख के ये लोग कर रहे हैं। लेकिन नारी का सम्मान जब जहां ना हो वहां तीजा और कुछ भी मनाने से क्या मतलब? कांग्रेस की नकल जरूर कर रहे हैं लेकिन सम्मान सिर्फ कांग्रेस ही जानती है महिलाओं का, जो ये नहीं करते। इनके पास कुछ मुद्दे हैं, कांग्रेस को नीचा दिखाना, 70 साल में क्या किया, ये लोग बस इसी में उलझे हुए हैं और आगे कुछ विकसित नहीं हो रहा है। आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? रणनीति बराबर यथावत रहेगी। हमारी महिलाएं
लड़ने के लिए तैयार हो चुकी हैं, रणचंडी का रूप ले चुकी हैं, ये पीछे नहीं हटेंगी। तो ये थे हमारे साथ सांसद ज्योत्सना महंत, जो बता रही थी कि किस तरीके से उन लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया और लगातार वो लोग आगे भी अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। कैमरामैन नरेश के साथ मैं छाया जसवाल, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। और वहीं राजधानी रायपुर में बड़ी संख्या में कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने आज भारी बारिश के बावजूद भी सीएम हाउस का घेराव करने के लिए पहुंची। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे अपराध और खराब कानून व्यवस्था और महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार के विरोध में महिलाओं ने बेहद आक्रोश नजर आई और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी यहां मौजूद रहे। उनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता छाया जायसवाल ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, महिला कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, किस तरीके से यह सफल रहा, क्या कुछ आगे आप लोगों को आश्वासन? आज महिला कांग्रेस का प्रदर्शन था। हमारे देवियां महिला कांग्रेस के सभी सदस्यगण हमारे क्षेत्र से भी पूरा यहाँ आए हुए हैं और सरकार को बताना चाहते हैं कि जो नेशनल क्राइम ब्यूरो ने रिपोर्ट में कहा है कि छत्तीसगढ़ महिलाओं के लिए उचित जगह नहीं है। छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में अपराधों को रोकना जरूरी है और इसलिए हम आज उनके विरोध करने यहाँ उपस्थित हैं। बीजेपी का कहना है कि लगातार वो लोग तीज उत्सव में महिलाओं को आमंत्रित कर रहे हैं, महिलाओं के लिए लगातार कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ जो है लगातार अपराध हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी इससे अब अछूता नहीं रह गया। कैसे देखती है? देखिए, मुख्यमंत्री के जिले में राखी के दिन जिस तरह से दुराचार हुआ, उसके जांच दल हमारे कांग्रेस के लोग गए, उसको मिलने नहीं दिए। यहाँ लड़कियां अभी हड़ताल कर रही हैं मस्तूरी में, यहाँ 2-3 महिलाओं के साथ घटना घटित हुई है। इस तरह की असुरक्षा की भावना अगर बढ़ रही है तो इसका साफ साफ अर्थ है कि पुलिस पूरा प्रोटेक्शन नहीं दे रही है, पुलिस अपराधों को संरक्षण दे रही है और इस कारण यहाँ घटना बढ़ रही है। आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? हम लोग इसी तरीके से सब मिलजुल करके हड़ताल भी करते रहेंगे, चेतावनी भी देते रहेंगे, उसको चेताएंगे कि सही रास्ते पर चलिए, नहीं तो आपको बदलना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, जो बता रहे थे कि किस तरीके से आज महिलाओं का प्रदर्शन हुआ और लगातार वो लोग इसी तरह आगे भी यथावत प्रदर्शन को अपना जारी रखेंगे। कैमरामैन नरेश के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। और वही सरगुजा पुलिस द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध लगातार सख्ती से कार्रवाई कर धरपकड़ की जा रही है और इसी क्रम में लड़की से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले में आरोपी मोहित सारथी को पकड़कर घटना के संबंध में पूछताछ किया, जिसके बाद आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने और अपराध सबूत पाए जाने पर आरोपी की गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि बड़ी सफलता भी मानी जा रही है। और इस बीच ये तस्वीरें जहां पर सरगुजा पुलिस की सख्त कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है, जहां पर ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं अंबिकापुर से सरगुजा पुलिस की ये बड़ी और सख्त कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, जहां पर धरपकड़ की जो पुलिस ने कार्रवाई की है और इसी के साथ साथ दुष्कर्म के आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो कि पुलिस की एक बड़ी सफलता और एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। तस्वीरें आपको अंबिकापुर से दिखा रहे हैं, जहां लगातार पुलिस धरपकड़ में जुटी हुई थी और इस बीच ये बड़ी कामयाबी पुलिस को हासिल हुई, जहां पर दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बताते चले, महिलाओं के प्रति लगातार पुलिस हो वो सजगता के साथ काम करती हुई नजर आ रही है और इसी कड़ी में आज पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, जहां ये पूरा मामला दुष्कर्म का बता रहे हैं, जहां दुष्कर्म में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सरगुजा पुलिस की ये सख्त कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। और वही हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने मंडी अध्यक्ष राम मंधाना से भी खास चर्चा की। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ जानकारी साझा किया है मंडी अध्यक्ष ने। राजधानी रायपुर के अनाज मंडी के बीचों बीच, डूमरतरई अनाज मंडी के बीचों बीच खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से अनाज की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वो यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं कि लाइन से ये जो दुकानें हैं वो लगी हुई है। सभी तरीके के दुकान यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, चाहे वो मसाले से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके की मसाले हो या फिर कोई दाल चावल जैसे सभी प्रकार के ग्रोसरीज यहाँ पर होलसेल मार्केट है ये उसका। और तमाम तरीके की जो सप्लाई है, जो बाहर से
से जो सामान आती हैं वो यहाँ पर हमें उपलब्ध हो जाती हैं। तो तमाम तरीके के जो सामान है वो यहाँ पर आपको मिलते हैं होलसेल रेट में, होलसेल दामों में मिलते हैं। ये फिर आपके नजदीकी छोटे मोटे दुकानों तक पहुंचते हैं और उसके बाद आप इसे खरीदते हैं, आपके घर तक ये पहुंचते हैं। तो इसी तरीके से ये यहाँ पर कामकाज होता है। तमाम तरीके के जो हैं अनाजों को यहाँ पर लाया जाता है, बाहर से भी कुछ चीजों का निर्यात किया जाता है, कुछ चीजें यहाँ से भी उपलब्ध हो जाती हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान देश है। चावल की ज्यादातर खेती, धान की ज्यादातर खेती यहाँ पर की जाती है। तो धान की जो है आवक तो यहीं से ही लगभग होती है, लेकिन बाहर से भी कुछ विशेष प्रकार के चावलों को मंगाया जाता है और इसी तरह से यहाँ पर कामकाज होते हैं। अनाज मंडी में किस तरीके से काम होता है और क्या क्या यहाँ पर जो है प्रचलन है, इसको आज जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं डूमर तराई अनाज मंडी में। इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ के अध्यक्ष मौजूद हैं और राम मंधान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले बताइएगा कि जो यहाँ मंडी है, यहाँ पर अनाजों का जो मंडी है, इसमें संचालन किस तरीके से होता है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हुई? देखिए, यहाँ जो एक्चुअली किराना अनाज मंडी है, किराना और अनाज संबंधित जितने जो आइटम रहते हैं वो इस मंडी के द्वारा खरीदी बिक्री किए जाते हैं। और इस मंडी में जो एक्चुअली मंडी का बोला जाए तो ये है ट्रेडिंग मंडी। ट्रेडिंग मंडी बोले तो यहाँ क्या होता है, हम जो भी मिलरों से जो है जितने व्यापारी हैं माल परचेस करते हैं और परचेस करने के बाद यहाँ लैंडिंग होने के बाद अपने कस्टमरों को बेचते हैं। तो उस तरीके की इस तरीके की मंडी को ट्रेडिंग मंडी बोलते हैं यहाँ पर। जो क्या व्यापारियों का क्या इसमें रोल होता है, वो किस तरीके से आगे प्रोसेस करते हैं? देखिए, एक मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, मान लो चावल का जो है व्यापारी क्या करेगा, जो सामान जो है अपना चावल जो है राइस मिलरों से परचेस करेगा। राइस मिल से परचेस करने के बाद यहाँ पर लैंडिंग होती है, अपनी कॉस्टिंग वगैरह जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद अपने जो है ना कस्टमरों को बेचता है। अब कस्टमर मेनली बोले रायपुर है, छत्तीसगढ़ है या लगी हुई जैसे प्रदेश है, उड़ीसा है, बिहार, झारखंड, जो भी प्रदेश है जिनका माल वहां तक के भी जाता है, तो वो वहां पर माल अपना जो है बेचते हैं वहां पर वो लोग। जी, क्या कृषि उपज मंडी के यहाँ पर कोई नियम कुछ हैं, किस तरीके? मंडी का तो जैसे मंडी लाइसेंस, जिस सामानों पे मंडी लाइसेंस लागू है वो मंडी लाइसेंस है। जैसे अब क्या होता है, कृषि मंडी कहने का मतलब जैसे जो किसी चीज पर जीएसटी है, किसी पर कृषि उपज मंडी का टैक्स है, किसी पर क्या है, तो वो सब कॉस्टिंग में हम लोग यानी जोड़ करके उसको उस चीज को जो सेल आउट करते हैं हम लोग। अनाज के जो है दाल, चावल या जो भी सामान यहाँ पर बिकते हैं, मसालों के रेट, ये रेट कौन तय करता है? क्या यहाँ पर ही ये तय होता है या फिर जो मार्केट में ऊपर जो रेट चल रहा है उसी के हिसाब से? ऊपर के मार्केट के रेट के हिसाब से रहता है। क्या होता है, मैं पहले ही बताया ना कि क्या होता है, ऊपर से परचेस किया किसी ने, अपना ट्रक भाड़ा जोड़ा, अदर एक्सपेंसेस जोड़ा, टैक्स जोड़ा, ये जोड़ा, जोड़ने के बाद जो उसका जो है रेट तय होता है, मान लो दोस्तों अपनी प्रॉफिट जो भी मिनिमम जो मार्जिन जोड़ करके और उसके बाद वो सेल आउट करता है। क्योंकि अधिक रेट अगर मान लो कोई एक दुकानदार या एक कोई अगर तय करेगा, कंपटीशन मार्केट है, आज मान लो मैं कोई चीज 1 रुपए की 1.25 रुपए बेचूंगा, बाजू वाला 1 रुपया 20 पैसा बेचेगा तो कस्टमर वहां चला जाएगा, या 1 रुपया 15 पैसा कोई बेचेगा तो कस्टमर वहां चला जाएगा। तो किसी भी आदमी को अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा कस्टमर कहीं और चला जाए। तो कंपटीशन की बजाय हर एक को लगता है मेरा कस्टमर कहीं नहीं जाए, तो अपनी मिनिमम मार्जिन पर जो है अपना वो रेट जाने तय करके और बाजार में बेचता है। जी सर, सामान यहाँ कहाँ से आते हैं? क्या विशेष सामानों के लिए विशेष कोई जगहें हैं कि वहीं से इसे मंगाया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सामान जो है ऑल ओवर इंडिया से आता है। जैसे अब क्या होता है, एक अपन माने कि अपन एक चावल पर आए तो चावल की जो मंडियां हैं जैसे आजू बाजू धमतरी वगैरह हैं, या इधर अपना साउथ से आता है, आंध्रा से आता है, यहाँ से आता है, दाल दलहन महाराष्ट्र से आता है, जीरा वगैरह जो है गुजरात से आता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।